सो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, नाम से पता चल रहा है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, मतलब कोई सिस्टम है जिसका आउटपुट है या रिस्पॉन्स है, उसको टाइम के साथ हम एनालाइज कर रहे हैं। क्या होता है, कोई भी सिस्टम है, हम उसमें कोई इनपुट देते हैं, ठीक। तो उसका कोई ना कोई सिस्टम का आउटपुट होता होगा उस इनपुट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एनालाइज करते हैं। तो जो इनपुट होता है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी इनपुट डाल दें, वो दोज आर स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल होते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पल्स सिग्नल हो गया, रैंप सिग्नल हो गया, पैराबोलिक सिग्नल हो गया, स्टेप सिग्नल हो गया, दीज आर द स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। इन्हीं सब सिग्नल को हम एज अ इनपुट किसी भी सिस्टम में हम एज अ इनपुट देते हैं, ठीक। फिर उसका जो आउटपुट आता है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनालाइज करते हैं और या स्टडी करते हैं। ओके, टू ऑब्टेन द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, द आउटपुट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी विद इन द स्पेसिफिक लिमिट। देखो, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट होना चाहिए, मतलब जो रिस्पॉन्स है, वो स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होना चाहिए। ओके, फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए। फ्रॉम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्यों करते हैं, उससे जरूर कोई ना कोई फायदे होंगे। बिल्कुल, देखो, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस से स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम एंड कंप्लीट एवोल्यूशन कैन बी स्टडीड वेरी इजिली, ठीक। तो इसीलिए हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करते हैं। देखो, कोई भी सिस्टम है, उसका टाइम, जैसे किसी भी सिस्टम का अगर टाइम रिस्पॉन्स है, तो वो टाइम रिस्पॉन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और होता है स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। लेट्स से कोई सिस्टम है, उसका जो रिस्पॉन्स है वाई है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है, उसका जो रिस्पॉन्स है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है वाई टी, ठीक, प्लस वाई एस मतलब स्टडी स्टेट टी, ठीक। मतलब इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज अ सम ऑफ ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट। आई बात समझ में? अब ये ट्रांजिएंट क्या है, स्टेडी स्टेट क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, देखो, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होता है विच गोज टू जीरो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो कुछ ही देर तक के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा, आपने वोल्ट मीटर से कभी आप वोल्टेज नाप रहे हो, ठीक। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपने प्लग, ठीक, कुछ स्विच है, जैसे प्लग है, ठीक, आपने इसका वायर ले गया, यहाँ पे एक पहला वायर इसमें डाले और इसमें आपने डाला, ठीक। लेट्स से इस सॉकेट का वोल्टेज जो है, लेट्स से 400 वोल्ट है, ठीक ठीक। तो जैसे ही आपने वोल्ट मीटर से इसको मेजर किया, तो एट द इंस्टेंट जब जैसे ही जाएगा, तो पहले ये नीडल जो है ऑसिलेट होगी। ओके, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, ठीक। फिर कुछ देर बाद ये जाके यहाँ पे स्टेशनरी यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक, 400 पे। इसका मतलब जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये क्या है, ट्रांजिएंट है। मतलब अभी तक ये फाइनल स्टेज पे अभी नहीं पहुंचा है। कुछ देर तक ये ऑसिलेट करेगा, इधर इस साइड ट्रू 1 4 ऑसिलेशन होगा इसका, फिर इसके बाद अपने फाइनल स्टेट में, मतलब 400 पे जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ देर के लिए जो ऑसिलेशन हो रहा है, कुछ देर के लिए, एंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इट गोज टू जीरो। मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है, इसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम नेचुरल रिस्पॉन्स भी है। ये कुछ देर तक के लिए लास्ट करता है, इसके बाद ये जीरो हो जाता है, ठीक। देखो, अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो, फ्रॉम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वी गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द सिस्टम रिस्पॉन्स taking the instant of application of excitation as a reference। मतलब इसका कहने का मतलब है कि देखो, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमें पता चलता है कि सिस्टम जो है इनपुट देने के बाद कितने देर बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। आई बात समझ में? मतलब उसकी नीडल जैसे हमने यहाँ पे इसका वायर को यहाँ पे कनेक्शन दिया, यहाँ पे, ठीक, इसके वायर को इसमें कनेक्शन दिया, तो उसको जस्ट कनेक्शन देने के बाद ही ये नीडल में मूवमेंट कितने देर बाद आया, तो उसका इन्फॉर्मेशन में मिलता है, ठीक। सेकंड, टोटल टाइम इट टेक्स टू अचीव द आउटपुट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो, इसका मतलब समझो, जैसे मान लो जैसे ही मैंने इसमें मैंने कनेक्शन दिया वायर में, ठीक, तो क्या होगा, नीडल जो होगी पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे 400 पे जाएगी, फिर यहाँ पे ऑसिलेशन होगा, फिर पीछे आएगी, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हमें बताता है कि फर्स्ट टाइम ये 400 पे कितने देर में गई, ये भी जो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है हमें, ठीक। वेदर और नॉट आउटपुट शुड बियॉन्ड द डिजायर्ड वैल्यू एंड हाउ मच, मतलब ये भी बताता है कि जो आउटपुट है, डिजायर्ड जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 400 डिजायर्ड वैल्यू थी, तो क्या 400 से भी आगे निकल जा रही है क्या, इसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। मतलब 400 से आगे जा रही है और कितना आगे जा रही है, ठीक, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है हमें, ठीक। वेदर नॉट आउटपुट ऑसिलेट अबाउट इट्स फाइनल वैल्यू, क्या जो है आउटपुट जो है ऑसिलेशन हो रहा है उसका आउटपुट का, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें देता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और फाइनली इट ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम दैट इट टेक्स टू सेटल टू फाइनल वैल्यू, मतलब ये कितने देर में ये फाइनल वैल्यू अचीव कर रही है।
मतलब कोई सिस्टम है, अपने कितने देर बाद वो, कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपना फाइनल वैल्यू अचीव कर रहा है। देखो अब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हम फोर्स रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, फिक्स्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं और फाइनल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ओके, इसका कई सारे नाम है, स्टेडी स्टेट, फोर्स्ड, फिक्स्ड और फाइनल रिस्पॉन्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक, पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स दैट रिमेन्स आफ्टर द ट्रांजिएंट हैव डाइड आउट इज सेड टू बी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे फाइनल आउटपुट में क्या मिल रहा था, 400 वोल्ट मिल रहा था। ऑसिलेशन अगर खत्म होने के बाद निडल जो है स्टेशनरी हो गई, मतलब एक जगह आके रुक गई 400 पे। ठीक, तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड। दूसरी को हम स्टेडी स्टेट आउटपुट बोलते हैं या रिस्पॉन्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ट्रांजिएंट के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलता है। अब देखो, फ्रॉम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वी गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब स्टेडी स्टेट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है देख लो यहाँ पे। द टाइम दैट आउटपुट टेक्स टू अचीव द स्टेडी स्टेट, मतलब स्टेडी स्टेट अचीव करने में कितना इंटरवल टाइम लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन में मिलती है। दूसरा, वेदर और नॉट एनी एरर एग्जिस्ट बिटवीन द डिजायर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। ठीक ना, ये भी बताता है कि कोई कहीं डिजायर्ड वैल्यू से एरर कितना एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू। यहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू क्या थी, 400 वोल्ट थी, वोल्ट मीटर की। तो ऐसा तो नहीं ना कि फाइनल वैल्यू 405 दिखा रहा है। तो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब यहाँ पे एरर कितना है, 5 का एरर आ रहा है। ठीक, दिखाना कितना था, 400। तो ये भी बताता है कि हमें कितना एरर मिल रहा है। ये भी हमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में मिलता है, पता चलता है। ठीक, कि कितना एरर हो रहा है। वेदर, और तीसरा जो है, वेदर दिस एरर इज कांस्टेंट, जीरो और इनफाइनाइट। और हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि जो एरर आ रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक, या जीरो है या इनफाइनाइट है। ठीक, इस चीज की भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स से। अब ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, इससे हम समझते हैं ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को, इस डायग्राम से भी समझते हैं। ठीक, अब जैसे देखो कोई सिस्टम का ये आउटपुट का ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, ये जो है आउटपुट है सीटी किसी सिस्टम का, और टाइम के एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक ना, टाइम के साथ आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है ये हम देख रहे हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे कुछ एट टाइम इक्वल 0 आउटपुट जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, फिर कुछ देर बाद ये कांस्टेंट हो गया, इसके बाद इसमें चेंज खत्म हो गया, इसके बाद इसमें चेंज नहीं हो रहा, मतलब स्टेडी स्टेट रीच्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो, तो जब तक आउटपुट चेंज हो रहा था, ठीक, तब तक इसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, मतलब अभी तक स्टेडी स्टेट रीच नहीं हुई है। फिर कुछ देर बाद आउटपुट जो है कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड। ठीक ना, तो ये वाला पार्ट है, इसके आगे का जो पार्ट है स्टेडी स्टेट है। ठीक, अब यहां पे देखो आउटपुट कितना आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था 1। टोटल फाइनल स्टेडी स्टेट आउटपुट जो 1 होना चाहिए था फाइनल स्टेडी स्टेट, लेकिन हमें फाइनल स्टेडी स्टेट कितना मिल रहा है, 0.98 मिल रहा है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, कितने का एरर तब हुआ, तो यहाँ पे एरर कितने का मिल रहा है हमें, 0.02 का एरर हमें मिल रहा है। ठीक, तो यहां से आप समझ सकते हैं ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक, अभी हमने बात की थी कि हम वी यूज टेस्ट सिग्नल, ओके, जो टेस्ट सिग्नल देते हैं एज अ इनपुट, फिर हम उसका आउटपुट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है किसी भी सिस्टम में। ठीक, तो कौन कौन से टेस्ट सिग्नल होते हैं, यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, यूनिट स्टेप होता है, यूनिट रैंप होता है, ठीक, और यूनिट पैराबोलिक होता है। ठीक ना, ये these are the टेस्ट सिग्नल विच आर यूज्ड टू एनालाइज द आउटपुट ऑफ एनी सिस्टम। ओके, देखो यूनिट इंपल्स सिग्नल को हम टाइम डोमेन में कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी से लिखते हैं। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और इसका वेव फॉर्म ऐसा होता है, ठीक, इस तरह का दिखता है। हमें तुम देख सकते हो यहाँ टाइम इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होता है, लेकिन इसका एरिया कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या होता है, टाइम डोमेन में यूटी ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। ये सब याद रखना आप लोग, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, जब भी हम एरर के एनालिसिस करेंगे सब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसका वेव फॉर्म कैसा होता है, ठीक ना, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक, टाइम t इक्वल ग्रेटर देन 0 के बाद 1 होती है, वो कांस्टेंट होती है, और टाइम लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक, ये यूनिट स्टेप बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, 1 होता है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। ठीक, इसी तरह से यूनिट रैम्प सिग्नल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, टी यू टी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है। ये टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक, देख रहे हो आप यहाँ पे इंक्रीज होते चला जा रहा है। ठीक, टाइम के साथ साथ। और इसी तरह से यूनिट पैराबोलिक सिग्नल हम t²/2 होता है टाइम डोमेन में। ओके, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s³ होता है, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है इस तरह से, या आप यू बोले पैराबोलिक। ठीक, टाइम के साथ ये भी इंक्रीज होता जाता है बस, मगर ये जो है रैम्प सिग्नल क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। ठीक, और ये क्या होता है, बोल सकते हो एक्सपोनेंशियली टाइप का इसका दिखता है, ये और तेजी से इंक्रीज होता है। ठीक, पैराबोलिक। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s³। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इन सिग्नल्स में कुछ रिलेशन होता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इनके बीच के आपस के रिलेशन होते हैं। जैसे कि अगर आप इम्पल्स सिग्नल को डेल्टा टी को इंटीग्रेट करते हो, ठीक, तो आपको क्या मिलता है,
आपको मिलता है स्टेप सिग्नल, ठीक ना, स्टेप सिग्नल मिलता है आपको। अगर आप स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हो, मगर यानी यूटी को आप इंटीग्रेट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, रैम्प सिग्नल मिलता है, ठीक, रैम्प सिग्नल मिलता है आपको। अगर आप रैम को मतलब अगर आप रैम को इंटीग्रेट करते हो, मतलब टी यू टी को इंटीग्रेट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, पैराबोलिक मिलता है, ठीक, पैराबोलिक सिग्नल आपको मिलता है, ठीक ना, यानी टी स्क्वायर बाई टू यू टी, ठीक ना। इसी तरह से इसका अपोजिट भी है। अगर आप पैराबोलिक को अपोजिट, चलो आप अगर आप पैराबोलिक सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक, मतलब पैराबोलिक सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, रैम मिलेगा, जस्ट अपोजिट, ठीक। अगर रैम को डिफ्रेंशिएट करते हो, रैम को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये सब मैंने पहले बता रखा है, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं इसको। रैम को डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा आपको, स्टेप सिग्नल मिलेगा, ठीक, जस्ट अपोजिट। और स्टेप को डिफ्रेंशिएट करते हो आप, स्टेप सिग्नल को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंपल्स सिग्नल मिलता है, ठीक। एक चीज और देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको आपके डिफ्रेंशिएटर, ठीक, डिफ्रेंशिएटर और इंटीग्रेटर, ठीक, ठीक, इनके बारे में थोड़ा जान लो आप लोग, ठीक। डिफ्रेंशिएटर को हम ऐसे देखो, कभी कभी आपको ऐसे आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, ठीक, ऐसे डी बाई डी टी, तो ये किसको डिनोट करता है, डिफरेंशिएटर को डिनोट करता है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक ना। तो इसका डिफरेंशिएटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस होता है, ये याद रखना, ठीक। तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दोगे, तो आपको घबराना नहीं है, डी बाई डी टी कहीं पर भी दिया होगा तो सिंपली उसको एस से रिप्लेस कर देना, क्योंकि डी बाई डी टी का लैप्लास क्या होता है, एस होता है, ठीक। और अगर मान लो आपको इंटीग्रेटर दिया हुआ है, कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है, ठीक, इंटीग्रेटर इस तरह का दिया हुआ है आपको, ठीक, तो आप क्या करोगे, इसका लैप्लास क्या होता है, 1/s होता है, ठीक ना। तो ऐसे आप डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर देके घबरा मत जाना, सिंपली उसका लैप्लास ले लेना। इंटीग्रेटर का लैप्लास होता है 1/s और डिफरेंशिएटर का लैप्लास क्या होता है, s होता है। फिर आपका प्रॉब्लम जो है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। आगे आगे इन सब चीज़ों का कैसे कैसे यूज़ करेंगे मैं एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ, तो बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम रिस्पॉन्स मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक ना, बहुत आसान वे में। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।